इजराइल और ईरान के बीच चले युद्ध में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची थी, जिसकी तमाम तरह की भयानक तस्वीरें भी सामने आई थी। इसी बीच ईरान से एक और बुरी खबर और बड़ी खबर सामने आई है, जिससे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान में ऐसा क्या हो गया। तो बता दें आपको, ईरान की सबसे बड़ी अबादान ऑयल रिफाइनरी में रविवार को भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि इस आग को बुझाने में फायर टीम के पसीने छूट गए। जानकारी के मुताबिक कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पाया जा सका। ईरान की मीडिया के मुताबिक इस हादसे में कम से कम एक कर्मचारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से रिफाइनरी के ऑपरेशन में रुकावट नहीं आई है। वहीं ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर अली निजाद ने बताया कि ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की वजह से कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑयल रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लगी थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि यूनिट जलकर खाक हो गई है। अबादान ऑयल रिफाइनरी ईरान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। अबादान ऑयल रिफाइनरी राजधानी तेहरान से करीब 670 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी शुरुआत 1912 में हुई थी। इस्लामिक रिपब्लिक की यह सबसे बड़ी रिफाइनरी हर दिन करीब 52 लाख बैरल तेल रिफाइन करती है, जो कि देश के कुल तेल उत्पादन का 25% है। पिछले एक हफ्ते में ही ईरान में कई रिहायशी और कारोबारी इमारतों में आग लग चुकी है। प्रशासन का कहना है कि गैस लीक और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बता दें आपको, ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। हालांकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से इस समय उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। हालांकि ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार रिफाइनरी में आग अचानक से कैसे लगी। बता दें आपको, ईरान के मुख्य केंद्र अमेरिका के साथ साथ इजराइल के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि आग कैसे लगी और आग लगने की वजह मेन क्या है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस अग्निकांड से ईरान को बड़ा नुकसान होने की खबर है। हालांकि अभी पूरी तरह से क्या नुकसान हुआ, कितना हुआ, ये अभी साफ हो नहीं सका है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ दूर की आई हैं। पास की तस्वीरें जब आएंगी तब पता चलेगा कि ईरान में इस अग्निकांड से कितनी भयंकर तबाही मची है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया का फोकस एक शख्स पर आ चुका है और वो है मरवान बारगौती, जो फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष की आवाज है और इजराइल के लिए एक आतंकी। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चल रही कतर मध्यस्थता वार्ता में अब एक नया मोड़ आ गया है। हमास ने मरवान बारगौती की रिहाई को समझौते की शर्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारगौती की रिहाई से गाजा में शांति आएगी या एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। मरवान बारगौती वो नाम है जो फिलिस्तीन में एकता का प्रतीक है। 2002 में इजराइल ने उन्हें आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। 5 हत्याओं में उम्र कैद की सजा काट रहे बारगौती को फिलिस्तीनी अपना मंडेला कहते हैं। खबर है कि अब हमास ने बारगौती की रिहाई को 60 दिन के प्रस्तावित युद्ध विराम की अनिवार्य शर्त बना दिया है। यानी अगर बारगौती बाहर नहीं आएंगे तो कोई डील नहीं होगी। हमास प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि हम बिना मरवान बारगौती की रिहाई के किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। वह हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। बारगौती की रिहाई पर सरकार के अंदर ही मतभेद है। दक्षिणपंथी गुट इसे देश की सुरक्षा से समझौता मानते हैं। एक इजरायली मंत्री का साफ साफ कहना है कि बारगौती के हाथ खून से रंगे हैं, उसकी रिहाई कोई विकल्प नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक तरफ कतर, अमेरिका और मिस्र मध्यस्थता में जुटे हैं। प्रस्ताव है कि बारगौती को किसी तीसरे देश जैसे कतर में निर्वासित किया जाए, ताकि इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को शांत किया जा सके।
ऐसे में अब आने वाले 72 घंटे अहम है। सवाल सिर्फ एक कैदी की रिहाई का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा का है। क्या मरवान बरगौती की रिहाई मध्य पूर्व में शांति की चाबी बनेगी या फिर एक नया मोर्चा खोल देगी? बरगौती की रिहाई अब सिर्फ मानवीय प्रस्ताव नहीं है, बल्कि राजनीतिक तत्व बन चुकी है। इसने सीजफायर डील को मध्यकालिक राजनीतिक संघर्ष की दिशा दे दी है। ये संवाद अब राजनीतिक रचना, फिलिस्तीनी एकता और इजराइल का आंतरिक संतुलन तय करने वाला मोर्चा बन गया है। समय की रफ्तार और राजनीतिक दबाव ने इसे अब सीधे स्थायी संघर्ष विराम डील के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इजराइल इस पर राजी होता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इजराइल इस पर राजी नहीं होता है तो ये युद्ध थमने के बजाय और विकराल रूप ले सकता है। और सब कुछ अब इजराइल के ऊपर डिपेंड है। अगर इजराइल हमास की बातों को मान लेता है, युद्ध विराम तभी थम जाएगा। लेकिन अगर इजराइल हमास की बातों को नहीं मानता है तो इस युद्ध विराम का आगे क्या होगा, युद्ध को लेकर क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब देखने वाली बात भी होगी। लेकिन सब कुछ अब हमास ने इजराइल पर छोड़ दिया है। पिछले लगभग 21 महीनों से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि ईरान के साथ चले युद्ध के बाद भी इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल यही नहीं रुक रहा, उसने सीरिया पर भी हमले कर सबको चौंका दिया। इस बीच लगभग 4 महीने बाद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आए हैं। इजराइल के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उन्होंने आईना दिखाया और एक तरह से अरब मुल्कों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने भी अपने ताजा बयान में अरब मुल्कों को चेतावनी दी है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि एक सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। गाजा में जारी इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ जवाब में यमन की सेना ने इजराइल के एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला किया। ये हमले जारी रहेंगे। अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले अबू उबैदा ने भी अरब मुल्कों के साथ साथ इस्लामिक हुकूमतों को भी खूब लताड़ा था। وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة कि जब फिलिस्तीन में हमारे इस्लामी भाई बहन भूख, प्यास और दवा की कमी, साथ ही इसराइल के जरिए बरसाई जा रही आग से मर रहे थे, तब इन मुबैना या कथित इस्लामी मुल्कों के लीडरान और बड़े बड़े दानिश्वर चुप रहकर तमाशा देख रहे थे। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा के हजारों मासूमों का खून अरब के तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन के सिर पर है, जिन्होंने खामोश रहकर गद्दारी की। न हमास उन्हें कभी माफ करेगा और न इतिहास। हम इल्म और यकीन की सरजमी यमन की प्यारी आवाम, उनकी सशस्त्र सेनाओं और अंसारुल्लाह के ईमानदार भाइयों को सलाम करते हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन, गजा, उसके लोगों और उसके लड़ाकों के लिए अपने स्टैंड और ताकत, साथ ही अपनी बहादुरी और अपनी दृढ़ता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।